हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट स्पेशल में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्राचीन सभ्यताएं, वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। इससे पहले भी हम रीट के महाकुंभ में पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक लेके आए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर इसे भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी के लाल, सी माधव स्वरूप वत्स, डी NG मजुमदार। ए दयाराम साहनी, बी के लाल, सी माधव स्वरूप वत्स, डी NG मजुमदार। तो हमारा सही आंसर होगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जबकि 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था और NG मजुमदार ने चन्हुदड़ों की खोज 1931 में की थी। NG मजुमदार का पूरा नाम है नानी गोपाल मजुमदार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से कुल कितने धान्य कोठार मिले हैं? हड़प्पा से कुल कितने धान्य कोठार मिले हैं? ए 10, B 2, C 12, D 8। ए 10, B 2, C 12 और D 8। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हड़प्पा से कुल 12 धान्य कोठार मिले हैं। हड़प्पा से कुल 12 धान्य कोठार मिले हैं। हड़प्पा से 6 की पंक्तियों में 2 धान्य कोठार मिले हैं, यानी कि 6 की पंक्तियों में 2 धान्य कोठार मिले तो 6 और 6 हो गए 12। तो कुल कितने धान्य कोठार मिले हैं? 12 धान्य कोठार मिले हैं। अगला प्रश्न, उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य मिले हैं। उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य मिले हैं। ए हड़प्पा, बी चन्हुदड़ो, सी बनावली, डी कोई नहीं। ए हड़प्पा, बी चन्हुदड़ो, सी बनावली, डी कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सी बनावली। उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं। उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। ए लोथल का गोदीवाड़ा, बी हड़प्पा का अन्नागार, सी मोहनजोदड़ो का स्नानागार, डी कोई नहीं। ए लोथल का गोदीवाड़ा, बी हड़प्पा का अन्नागार, सी मोहनजोदड़ो का स्नानागार, डी कोई नहीं। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा सही आंसर होगा लोथल का गोदीवाड़ा संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। लोथल का गोदीवाड़ा संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है, जबकि दूसरे नंबर पर संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है हड़प्पा का अन्नागार और तीसरे स्थान पर है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। सबसे बड़ी प्रथम स्थान पर लोथल का गोदीवाड़ा, सेकेंड नंबर पे सार्वजनिक सबसे बड़ी हड़प्पा का अन्नागार और तीसरे नंबर पे है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। ए अल्पाइन, बी भूमध्य सागरीय द्रविड़, सी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, डी उपयुक्त सभी। ए अल्पाइन, बी भूमध्य सागरीय द्रविड़, सी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, डी उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां में अल्पाइन भी आती है, भूमध्य सागरीय द्रविड़ भी है और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भी है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियों में अल्पाइन, भूमध्य सागरीय द्रविड़ और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और इसके साथ एक और आती है मंगोलियन। तो ये चारों आती हैं, तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? ए 1905 में, बी 1910 में, सी 1904 में, डी 1912 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी ए 1905, बी 1910, सी 1904, डी 1912। तो हमारा सही आंसर होगा सी 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आप भी अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है हमें, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी चार्ल्स मेसन, डी जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है ए लॉर्ड कर्जन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी चार्ल्स मेसन और डी जॉन मार्शल। तो हमारा सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, जबकि चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था। तो हमारा सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आकार है? संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आकार है? ए समचतुर्भुजाकार, बी त्रिभुजाकार, सी वर्गाकार, डी आयताकार। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आकार है ए समचतुर्भुजाकार, बी त्रिभुजाकार, सी वर्गाकार, डी आयताकार। तो हमारा सही आंसर होगा संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आकार समचतुर्भुजाकार है, जो कि पहले त्रिभुजाकार था, उसके बाद समचतुर्भुजाकार है और वर्तमान में इसका आकार समचतुर्भुजाकार है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है? सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है? ए लोथल, बी भर्राना, सी शौर्तगोई, डी कुनाल। ए लोथल, बी भर्राना, सी शौर्तगोई, डी कुनाल। सही आंसर का कमेंट आपको करना है कि इसका सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है। तो हमारा सही आंसर होगा बी भर्राना, इसका नवीनतम स्थल है। सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल भर्राना है। अगला प्रश्न, जो कि जून 2016 में खोजा गया है। सैंधव सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल भर्राना है, जो कि जून 2016 में खोजा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हड़प्पा की सर्वप्रथम, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? ए जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी चार्ल्स मेसन, डी राखलदास बनर्जी। ए जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी चार्ल्स मेसन और डी है राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी पूछा है, न कि खोज पूछी है। खोज तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला था सी चार्ल्स मेसन को हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति कहा जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, जबकि जॉन मार्शल हड़प्पा की डायरेक्टर रह चुके हैं। तो हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी,
इसके डायरेक्टर थे जॉन मार्शल और इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। अगला प्रश्न, पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी बनावली, सी राखीगढ़ी, डी लोथल। पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी बनावली, सी राखीगढ़ी और डी लोथल। आप भी कमेंट कीजिए अपने सही आंसर का कि पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर बी, बनावली से हमें पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, फारस की मोहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? फारस की मोहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। फारस की मोहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। आप भी अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तो हमारा आंसर होगा कि फारस की मोहरें हमें सी लोथल से प्राप्त हुई है। फारस की मोहरें हमें लोथल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे निर्मित थी? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे निर्मित थी? ए कच्ची मिट्टी, बी पत्थर, सी सोने से, डी सेलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे निर्मित थी? ए कच्ची मिट्टी, बी पत्थर, सी सोने से और डी सेलखड़ी से। तो हमारा सही आंसर होगा डी सेलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें सेलखड़ी से निर्मित थी। सेलखड़ी को स्टेटाइट भी कहते हैं, तो सेलखड़ी की जगह अगर ऑप्शन में स्टेटाइट भी आ जाए तो हमारा आंसर सही स्टेटाइट होगा। तो सेलखड़ी और स्टेटाइट एक ही नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें सेलखड़ी से निर्मित थी। अगला प्रश्न, जुक्कर जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। जुक्कर और जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ए रोपड़, बी कोटदीजी, सी लोथल, डी चन्हूदड़ो। ए रोपड़, बी कोटदीजी, सी लोथल, डी चन्हूदड़ो। सबसे पहले तो जुक्कर जांगर होता क्या है ये आप समझ लीजिए। जुक्कर जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। जुक्कर जांगर यानी नगरीय, ग्रामीण और नगरीय की मिलीजुली संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जुक्कर यानी ग्रामीण, जांगर यानी नगरीय। जुक्कर और जांगर ग्रामीण और नगरीय संस्कृति के मिले जुले अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ए रोपड़, बी कोटदीजी, सी लोथल, डी चन्हूदड़ो। तो हमारा सही आंसर होगा चन्हूदड़ो से हमें जुक्कर और जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थित है। हमारा प्रश्न है हड़प्पा स्थित है रावी नदी पे, सिंधु नदी पे, सरस्वती नदी पे, भोगवा नदी पे। हड़प्पा स्थित है रावी नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी और भोगवा नदी। आप अपना सही आंसर कमेंट में लिखिएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है?
तो हमारा सही आंसर होगा, आपने कमेंट कर लिया होगा अभी तक आंसर, तो हमारा सही आंसर होगा हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। और भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि सरस्वती नदी के पर कौन सी सभ्यता स्थित है। सरस्वती नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है, यह प्रश्न, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो हमने रावी नदी पर हड़प्पा, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। अगला प्रश्न, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि सरस्वती नदी पर कौन सा स्थान स्थित है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ए सुरकोटड़ा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। ए सुरकोटड़ा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी हड़प्पा। सही आंसर का कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं वह है सी लोथल। बाकी सभी जगह पर गलियों की मुख्य सड़क पर न खिलकर गलियों में खुलते हैं मकानों के दरवाजे, और लोथल एक ऐसी सैंधव सभ्यता है जहां पर मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। दोस्तों, आपने सरस्वती नदी पर स्थित स्थान को कमेंट में ज़रूर लिख दिया होगा। अब मैं बता देता हूं कि सरस्वती नदी पर स्थित स्थान है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। सरस्वती नदी की जगह गग्गर नदी भी आ सकता है, तो सरस्वती या गग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है कालीबंगा। अगला प्रश्न, लोथल के समुद्र की देवी का नाम था। लोथल के समुद्र की देवी का नाम था। ए उर्वरा देवी, बी सिकोत्तरी माता, सी चामुंडा माता, डी कोई नहीं। लोथल के समुद्र की देवी का नाम था ए उर्वरा देवी, बी सिकोत्तरी माता, सी चामुंडा माता, डी कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बी सिकोत्तरी माता। लोथल के समुद्र की देवी को सिकोत्तरी माता कहते हैं और उर्वरा देवी पृथ्वी देवी को कहते हैं। उर्वरा देवी पृथ्वी देवी को कहते हैं। तो लोथल के समुद्र की देवी का नाम है सिकोत्तरी माता। अगला प्रश्न, कुनाल पुरातात्विक स्थल स्थित है, यानी कि कुनाल कहाँ पर स्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। तो कुनाल स्थित है हरियाणा में। कुनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। ए सुरकोटड़ा, बी लोथल, सी चन्हुदड़ो, डी रंगपुर। ए सुरकोटड़ा, बी लोथल, सी चन्हुदड़ो, डी रंगपुर। तो घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य हमें सुरकोटड़ा से मिलते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से असुमेलित का चयन करें। निम्न में से असुमेलित का चयन करें। देमाबाद प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। बनावली सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और चन्हुदड़ो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप इसमें से असुमेलित कौन सा, ये आपको बताना है। देमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे, बनावली सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और चन्हुदड़ो रावी नदी के किनारे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा सही आंसर होगा चन्हुदड़ो रावी नदी हमारा असुमेलित है। देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे आपका सही है। गोदावरी नदी भी बोलते हैं इसे। बनावली सरस्वती नदी या गग्गर नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और चन्हुदड़ो रावी नदी के किनारे नहीं है। चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, चन्हुदड़ो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में नहीं है। ए कुनाल, बी मिठाथल, सी बनावली, डी कालीबंगा। ए कुनाल, बी मिठाथल, सी बनावली, डी कालीबंगा। कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित नहीं है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा कालीबंगा स्थान हरियाणा में स्थित नहीं है। कालीबंगा स्थान हरियाणा में स्थित नहीं है। कुनाल हरियाणा में है, मिठाथल हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर स्थित है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी जम्मू कश्मीर और डी राजस्थान। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर भारत में पूछा गया है, न कि विश्व में। भारत में हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर स्थित है। आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र, ए बी यूपी, सी जम्मू कश्मीर और डी राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर यूपी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर यूपी में है। यूपी के आलमगीरपुर में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर नामक स्थान जो कि हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर है। जबकि पश्चिमतम छोर सुतकांगेडोर है, बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे। यह भारत में नहीं है, बलूचिस्तान में। उत्तर में उत्तरतम छोर मांडा जम्मू कश्मीर जो कि अखनूर में है, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी छोर देमाबाद महाराष्ट्र में, अहमदनगर प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का पूर्वतम छोर स्थित है यूपी में आलमगीरपुर स्थान, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर में ये है हमारा उत्तरतम, अखनूर चेनाब नदी के किनारे। और महाराष्ट्र में देमाबाद जो कि सबसे दक्षिणतम छोर है, अहमदनगर प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सैंधव सभ्यता के किस स्थल से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं।
मिसप्रिंट है, मिले हैं। वर्तमान में सैंधव सभ्यता के किस स्थल से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? ए धोलावीरा, बी लोथल, सी कोटड़ा भादली, डी रोजदी। ए धोलावीरा, बी लोथल, सी कोटड़ा भादली, डी रोजदी। तो हमारा सही आंसर होगा कोटड़ा भादली में वर्तमान में सैंधव सभ्यता के डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में सैंधव सभ्यता के डेयरी उत्पादन के साक्ष्य हमें कोटड़ा भादली स्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को आता होगा। जहाँ तक मेरा मानना है आप सभी ऋग्वेद पे जाएंगे कि आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन गलत है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है अथर्ववेद में। डी आपका सही आंसर है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, जबकि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है और अथर्ववेद में आयुर्वेद यानी कि जादू, टोना, टोटका और चिकित्सा संबंधी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। इसलिए आयुर्वेद जो चिकित्सा से संबंधित है यह हमें अथर्ववेद से मिलता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, जबकि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, सामवेद का पुरोहित है। सामवेद का पुरोहित है। ए होता, बी अदर्व्यु, सी उद्गाता, डी ब्रह्मा। सामवेद का पुरोहित है। ए होता, बी अदर्व्यु, सी उद्गाता, डी ब्रह्मा। तो हमारा सही आंसर होगा उद्गाता, सी उद्गाता। सामवेद का पुरोहित उद्गाता है, ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अदव्यु है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो सामवेद का पुरोहित है उद्गाता। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? वैदिक साहित्य में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? ए सभा, बी समिति, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। तो हमारा सही आंसर होगा सी ए व बी दोनों। वैदिक साहित्य में प्रजापति की दो पुत्रियां सभा एवं समिति को कहा गया है। सभा एवं समिति। तो हमारा आंसर होगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, डी सी छांदोग्य उपनिषद, डी आरण्यक। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी कंठोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी आरण्यक। तो हमारा सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का ध्येय वाक्य लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का ध्येय वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न, ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार से होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार से होता है? ए उपनयन संस्कार, बी समावर्तन संस्कार, सी विवाह संस्कार, डी निष्क्रमण संस्कार। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का समाप्ति किस संस्कार से होता है? उपनयन, समावर्तन, विवाह और निष्क्रमण।
तो हमारा सही आंसर है ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन समावर्तन संस्कार से होता है, जबकि ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य का आश्रम का प्रारंभ होता है और समावर्तन संस्कार के साथ वो उसका समापन होता है। अगला प्रश्न, वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है, वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है ए बोलना, बी लिखना, सी पढ़ना, डी सुनना। श्रुति का अर्थ है, यहाँ पर वेदों को श्रुति कहा जाता है तो श्रुति का अर्थ है ए बोलना, बी लिखना, सी पढ़ना, डी सुनना। तो हमारा सही आंसर होगा डी सुनना। वेदों को श्रुति कहा जाता है और श्रुति का अर्थ होता है सुनना। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके या बोल करके हस्तांतरित किया जाए तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सुन करके फिर बोल करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। अगला प्रश्न, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को कहा जाता है ए आरण्यक, बी उपनिषद, सी वेद और डी कोई नहीं। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को कहा जाता है ए आरण्यक, बी उपनिषद, सी वेद, डी कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा आरण्यक कहा जाता है। वानप्रस्थ यानी कि जंगल में जो लिखा जाता है ग्रंथ, आरण्य में जो लिखा जाता है उसे आरण्यक कहा जाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को हम आरण्यक कहते हैं। अगला प्रश्न, वेदांगों की संख्या है। वेदांगों की संख्या है ए 3, बी 5, सी 7, डी 6। ए 3, बी 5, सी 7 और डी है 6। तो कितनी संख्या है वेदांगों की? यह क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन सी है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। कौन कौन से वेदांग 6 हैं कमेंट में आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि वेदांग 6 कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन, चलो मैं ही बता देता हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 प्रकार के वेदांग हैं। कमेंट में एक बार आप जरूर लिखिएगा वेदांगों के प्रकार। सभी नदियों की जननी कहा जाता है। सभी नदियों की जननी कहा जाता है ए सरस्वती, बी नदीतमा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। सभी नदियों की जननी कहा जाता है ए सरस्वती, बी नदीतमा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। तो हमारा आंसर होगा सी ए व बी दोनों। सरस्वती को ही नदीतमा कहा जाता है और नदीतमा को ही सरस्वती कहा जाता है। तो सभी नदियों की जननी हमें सरस्वती ऑब्लिक नदीतमा, ए व बी दोनों इसका आंसर सही है। सरस्वती को ही नदीतमा कहा जाता है और नदीतमा को ही सरस्वती कहा जाता है। तो सभी नदियों की जननी हमें सरस्वती या नदीतमा को कहा जाता है। निम्न में से वेदांग है। निम्न में से वेदांग हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से वेदांग है छांटना है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, उपयुक्त सभी। निम्न में से वेदांग है शिक्षा, व्याकरण, कल्प, उपयुक्त सभी। तो हमारा शिक्षा वेदांग है, कल्प वेदांग है,
व्याकरण, वेदांग है। इनके अलावा है निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन वेदांग के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से वेदांग है तो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ए 15, बी 20, सी 22, डी 25। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ए 15, बी 20, सी 22 और डी 25। तो हमारा सही आंसर होगा डी 25। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख कौन से मंडल में है? ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख कौन से मंडल में है? ए 2वें मंडल में, बी 5वें मंडल में, सी 10वें मंडल में, डी कोई नहीं। ए 2वें मंडल में, बी 5वें मंडल में, सी 10वें मंडल में, डी कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सी 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के नदी सूक्त में नदियों का विवरण मिलता है और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख 10वें मंडल में है, 10वें मंडल के नदी सूक्त में है, जिसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा सहित कुल रत्नीन होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा सहित कुल रत्नीन होते थे। ए 12, बी 10, सी 11 और डी 8। ए 12, बी 10, सी 11 और डी है 8। तो हमारा सही आंसर होगा 12 रत्नीन होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा सहित 12 रत्नीन होते थे। कौन कौन से होते थे मैं आपको नाम बता देता हूँ। राजा, पुरोहित, सेनानी, सूत, ग्रामणी, संग्रहिता, अक्षवाप, गोविकर्तन, पालागल, तक्षण, भागदूत और क्षत्रिय, ये 12 रत्नीन होते थे। अगला प्रश्न, शतीपति का अर्थ है। शतीपति का अर्थ है, एक टर्म है ऋग्वेदिक काल में शतीपति, उत्तर वैदिक काल में शतीपति का क्या अर्थ है? 10 गांवों का मुखिया, 100 गांवों का मुखिया, 1000 गांवों का मुखिया और कोई नहीं। शतीपति का अर्थ क्या है? 10 गांवों का मुखिया, 100 गांवों का मुखिया, 1000 गांवों का मुखिया, कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बी, 100 गांवों के मुखिया को हम शतीपति कहते हैं। 100 गांवों के मुखिया को हम शतीपति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो हमारा सही आंसर होगा डी अथर्ववेद। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद अथर्ववेद है। अगला प्रश्न, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं? ए मौर्य काल, बी बुद्ध काल, सी सैंधव काल, डी वैदिक काल। ए मौर्य काल, बी बुद्ध काल, सी सैंधव काल, डी वैदिक काल। तो हमारा सही आंसर होगा वैदिक काल। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल के हैं। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल के हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रेम विवाह संबंधित है। आधुनिक वर्तमान में जो प्रेम विवाह संबंधित है वो प्राचीन काल के किस विवाह से मेल खाता है? ए गंधर्व विवाह,
बी आर्ष विवाह, सी देव विवाह, डी आसुर विवाह। ए गंधर्व विवाह, बी आर्ष विवाह, सी देव विवाह और डी है आसुर विवाह। तो हमारा सही आंसर होगा आधुनिक प्रेम विवाह प्राचीन काल के गंधर्व विवाह से संबंधित है। आधुनिक में जो लव मैरिज होती है वो प्राचीन काल में गंधर्व विवाह के नाम से प्रचलित थी। तो गंधर्व विवाह जो प्राचीन काल में होता था वो उसी को आधुनिक काल का प्रेम विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी या रावी। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी या रावी। तो हमारा सही आंसर होगा परुष्णी या रावी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ए मित्र, बी घोष, सी वरुण, डी सूर्य। ए मित्र, बी घोष, सी वरुण और डी सूर्य। आंसर आप सभी को आता होगा। तो ऋतस्य गोपा ऋग्वेद में हम वरुण को कहते हैं। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा वरुण देवता को कहा गया है। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आगे आप किस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को जानना चाहते हैं ताकि हम उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके पास उपस्थित हों। धन्यवाद।